दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीजीके एंड जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहां एक कोटेशन आपको दिख रहा है। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 5 लक्षण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत। तो ये जो इमेज है उसमें आपको ये चित्र जो दिख रहा है, ये चाणक्य हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त है। इन्हें कात्यायन भी कहा जाता है। इन्हें कौटिल्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, जो कभी तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में इन्होंने अहम रोल प्ले किया और नंद वंश के शासक घनानंद को सत्ता से हटाने में और मौर्य वंश की स्थापना में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो ये इनका वाक्य है: किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने के 5 लक्षण होते हैं, और वो है नींद, गुस्सा, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत। दोस्तों काम को बिल्कुल भी ना टालें। अगर आप काम को टालते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान आपको उठाने होते हैं। जैसे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपने काम में लेट होते हैं, देरी होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। सही समय पर काम नहीं होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। काम को टालने की वजह से हमारी सफलता हमसे कोसों दूर हो जाती है। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काम को टालने की वजह से असर पड़ता है। काम को टालने की वजह से आपको जब सफलता नहीं मिलती तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। लोगों की नजर में आपकी एक गलत छवि बनती है। लोग आपको काम चोर कहते हैं। तो दोस्तों याद रखें, काम को ना टालें, क्योंकि अगर आप काम को टालेंगे तो आपको असफलता मिलेगी और समय पर आपका काम नहीं होगा। और काम को टालने से बचने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। अपने चारों ओर जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे दूर रहें। जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, प्रभावित करती है, उनसे दूर रहें। प्लानिंग वे पे काम करें। बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ना रहें। अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, उससे बाहर आइए, मेहनत करिए, प्लानिंग बनाइए, हर दिन का शेड्यूल बनाइए, वीकली शेड्यूल बनाइए, मंथली शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलो करिए। तो चलिए, जिद करिए, आगे बढ़िए और याद रखिए, हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं, बल्कि दोस्तों दूसरों की सफलता भी है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, तो आपको मैं बता दूं, यहां जो डेट दी हुई है सारी ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन भारत का जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, भारत के संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ये 26 नवंबर 1949 को देश का सबसे बड़ा कानून बनकर तैयार हुआ, देश का सबसे बड़ा लॉ बनकर तैयार हुआ, देश की सबसे बड़ी विधि बनकर तैयार हुई। इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो देश का सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ी विधि जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी एक्ट पारित होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उनका बेस, उनका आधार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, जबकि
यहां जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा फाइनली ये तय किया गया कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और इसी दिन संविधान सभा में उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की मूल प्रतियों पर 3 बार या 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसी दिन हमने हमारे देश को रिपब्लिक घोषित किया, गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र का मतलब होता है देश का जो सार्वजनिक पद है, देश के जो संवैधानिक पद हैं, उस पद पर एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी वहां तक पहुंच सकता है और जो भी व्यक्ति उन पदों पर पहुंचेगा वो चुन करके आएगा, निर्वाचन के माध्यम से वहां पहुंचेगा। यही दोस्तों हमारे संविधान की खूबसूरती है कि एक आम व्यक्ति भी देश में सर्वोच्च सार्वजनिक पद को प्राप्त कर सकता है। एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक बहुत गरीब व्यक्ति भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। चलिए, और 15 अगस्त 1947 ये डेट आपको याद ही होगी क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इसलिए देश की आजादी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर 1949 को देश का कानून बनकर तैयार हुआ, इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और ये देश का विधि दिवस भी 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में सबसे शक्तिशाली कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार घुमा करके आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपना कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रपति, संविधान, संसद, जनता। इनफैक्ट यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर भी होता, प्रधानमंत्री भी होता या मुख्यमंत्री भी होता तो आपको वो नहीं लगाना है क्योंकि राजनीतिक सत्ता के रूप में हमारे देश में सबसे पावरफुल कोई है तो वो आप हैं, देश की जनता है, पब्लिक है। इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जनता, पब्लिक। ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे देश में जनतांत्रिक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, मतलब जनता का तंत्र है। जनता से ही पावर मिलता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये जो लोकतंत्र की डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है, सटीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो वो हमारा भारत है। तो यहां जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो जनता ही है क्योंकि जनता के लिए ही संविधान है, जनता के लिए ही संसद है, जनता के लिए ही राष्ट्रपति हैं, जनता के लिए ही प्रधानमंत्री हैं। और हमारे देश में जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब जो है वो जनता के लिए ही हैं। तो मेन जो राजनीतिक सत्ता का मूल है, जो केंद्र है, वो हमारी पब्लिक है, जनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनता। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। जब हमारा संविधान बना था तो हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में जगह दी गई और उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो जो मूल अधिकार है, इसकी रक्षा, इसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संविधान की रक्षा करता है। इसलिए यहां दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश मतलब होता है दोस्तों ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 में दी गई है और इसके लिए जो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये यहां पर राइट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 से किसी भी विषय पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो इसको आप याद रखें।
ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, अध्यादेश का मतलब होता है दोस्तों, जब विधानसभा सत्र में ना हो, जब विधानसभा सत्र में ना हो और राज्य में किसी कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राज्य में कानून बनाने के लिए राज्य मंत्री परिषद के कहने पर राज्यपाल एक आदेश जारी करते हैं, एक आदेश जारी करते हैं। वो जो आदेश होता है वही ऑर्डिनेंस कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। और ये जो अध्यादेश होता है दोस्तों, ये केवल 6 माह के लिए ही प्रभावी होता है। अगर 6 माह के बाद इसे और आगे बढ़ाना है तो इसे विधानसभा के सत्र लगाकर फिर कानून के रूप में पारित करना होता है और इसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है अब आवाज आ पा रही होगी, सुन पा रहे होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो है अनुच्छेद 213 में। तो याद रखें, अगर आपसे पूछ लेता राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है दोस्तों, वो अनुच्छेद 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 से केंद्रीय सूची के विषय पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, और यह अध्यादेश केवल 6 माह तक ही प्रभावी हो सकता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं? अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश जो विधानसभा है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल विधायकों की जो संख्या है वो है 230। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 230। याद रखना, पहले 230 प्लस 1 था, लेकिन अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन किया गया और हाल ही में संविधान संशोधन करके ये जो एक एंग्लो इंडियन होता था, इस एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन रहे नहीं। तो इसलिए अब मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या हो गई है 230, जिसे आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद ही हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव जो होंगे वो 230 सीटों पर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक हम किसे कहेंगे? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही राजस्थान के नागौर जिले की बगदरा गांव से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। और ये 2 अक्टूबर 1959 की बात है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत करने वाले देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहलाते हैं। जबकि अगर हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक अगर आपसे पूछेगा तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो बलवंत राय मेहता दोस्तों इसका राइट आंसर है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में। लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था का जनक पूछेगा तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है? तो ये बात हो रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 4 साल का। और आपको बता दूं, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। तो याद रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। तो 4 साल का कार्यकाल होगा, तो 2 बार करके मतलब एक बार मतलब 4 साल करके 2 बार मतलब 8 साल तक कोई व्यक्ति लगातार अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तीसरी बार कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति लगातार कितने ही बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि अब तक भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार
2 कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 बार ही वो बने। कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा बार भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अग्रणी जांच एजेंसी को क्या कहा जाता है? भारत की अग्रणी मतलब शीर्ष जांच एजेंसी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो है सीबीआई। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर होगा। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहकर के संस्था स्वायत्त रूप से बिल्कुल फ्री हैंड होती है और फ्री तरीके से संस्था काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? इसरो तो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु या बेंगलोर। तो याद रखें कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व डोपिंग रोधी नामक जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये जो मॉन्ट्रियल शहर है विश्व में सबसे बड़ा कागज उद्योग का केंद्र है। कनाडा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन किया जाता है करता है, क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जिनसे लुगदी प्राप्त की जाती है, और लुगदी का उपयोग जो होता है वो कागज बनाने के लिए किया जाता है। तो मॉन्ट्रियल याद रखें। इंटरनेशनल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों मॉन्ट्रियल में है। जो विश्व में जो वायुयान जो उड़ते हैं, एरोप्लेन जो उड़ते हैं, उनके रूट डिसाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में ही है, तो याद रहेगा। और मॉन्ट्रियल दोस्तों एक और चीज के लिए फेमस है, जो ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए विश्व के देशों के बीच में एक जो समझौता हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। तो वो समिट 1987 में 1987 में ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल में ही की गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अगर आप देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सार्क के सदस्य कहलाते हैं, दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं, इन्हीं को दक्षेस या सार्क कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें भारत से क्लॉकवाइज चलें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और भूटान से नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका, उसके बाद क्लॉकवाइज अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश मिलेगा मालदीव। ऐसे 8 देश जो हैं वो सार्क के मेंबर हैं। तो चीन इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। पूर्वी एशिया में आता है चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है, इसलिए इसको शार्क में नहीं रखा गया है। तो याद रखें चीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर, बबूल, पलास किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? क्वेश्चन नंबर 12, खैर, बबूल और पलास ये किस प्रकार के वन हैं? तो दोस्तों ये इस प्रकार के वन हैं जो ग्रीष्म ऋतु आने से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। और हमारे यहाँ जो क्लाइमेट पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध होता है, इसलिए हमारी जलवायु भी वनस्पति के साथ जुड़ जाती है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती, शुष्क मतलब क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं, पर्णपाती इसलिए क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इनके पास पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती, और जनवरी के बाद फरवरी आते ही, फरवरी मार्च में पतझड़ चालू हो जाता है और ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती कहा जाता है। पत्तियों के गिरने की वजह से पर्णपाती कहा गया, और कम वर्षा की वजह से इसे शुष्क कहा गया। और जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए दोस्तों यहां उष्ण कटिबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र से ही होता है, और यह है सिंगरौली जिले के बैढ़न में। तो सिंगरौली यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कहां पवन ऊर्जा प्लांट स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी पवन ऊर्जा विंड एनर्जी प्लांट कहां कहां लगाया गया है? तो जामगोदरानी दोस्तों देवास में है, देवास जिले में आता है। अब भोपाल से इंदौर जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा आपको जामगोदरानी, बहुत सारी पवन चक्कियां देखने को मिलेंगी। कुगडू ये बैतूल में है दोस्तों, और मामद खेड़ा, ये 3 जगह है जहां पर हमारे यहाँ पवन ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीन नाम पूछ रहा है आपसे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों काकड़ाम। काकड़ाम या कांकड़ाम भी इसे कहा जाता था, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है कौन सुमेलित नहीं है? तो ए, बी और डी ये सुमेलित हैं, लेकिन डी जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। शिवपुरी का प्राचीन नाम टुंडिकेर नहीं था,
तो ये याद रखें आप। जबकि बाकी जो है सब सुमेलित हैं। बुरहानपुर को खानदेश कहा जाता था, ईरान को सोभोग नगर कहा जाता था, कटनी को मुडवारा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हैं। नर्मदा घाटी के जो पुरातत्वविद हैं इन्हें कहा जाता है, ये थे एच डी सांकलिया और आर बी जोशी, दोनों ही थे, इसलिए यहाँ राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल से असंबद्ध है, मतलब किसने मध्य प्रदेश के किस स्थल की खोज की है और इसमें कौन असंबद्ध है, कौन मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आरबी जोशी। आरबी जोशी ऑप्शन बी यहाँ दोस्तों राइट आंसर होगा। सांची ये असंबद्ध है, ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों यह है शक्कर नदी, तो नरसिंहपुर जिले से ये मिले हैं। चीनी यात्री हेमसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ शे येन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है? तो दोस्तों ये जो शहर है ऊ शे येन ना, आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये उज्जैन को संबोधित किया था इस नाम से। निम्न में से कौन सा तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है ना, बाकी सब संबंधित है। सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों 1989 ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। तो 1989 में सांची को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास नदी किस नदी को कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रिनास नदी इन्होंने टोंस या तमस नदी को कहा था। टोंस तमस नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की रचना मालवी कांगनी मित्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मालवी कांगनी मित्र में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है और इनका जो वंश है वो सुंग वंश है, तो सुंग वंश की जानकारी मिलती है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो रेवा का जो युद्ध हुआ था ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, तो याद रखें आप। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सलमान खान का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो इंदौर में हुआ था। इंदौर आप याद रखें क्योंकि उनके पिता सलीम खान ये इंदौर के ही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बुल बैटिंग जल्लीकट्टू जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है का एक पारंपरिक खेल है। बुल बैटिंग या जल्लीकट्टू किस राज्य का ये खेल है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो खेल है ये तमिलनाडु का है। ये अभी कुछ समय पहले 2 से 3 साल पहले काफी चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात की थी, तो ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश जो हिस्सा है वो हमारे मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ इसका जो कुछ हिस्सा है वो महाराष्ट्र में भी है। पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक बार यहाँ पर विजिट किया था, इसलिए उनके नाम पर इंदिरा, उनके बचपन का नाम था प्रियदर्शनी, इसलिए उनके नाम पर इसे इंदिरा दर्शनी भी कहा जाता है पेंच नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है श्रीलंका का ऑप्शन बी, पूर्व का मोती। लेकिन केवल पूर्व का मोती ही नहीं कहते दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और भी बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। श्रीलंका को आंसू की बूंद जैसा देश भी कहते हैं। आंसू की बूंद, जैसे आंसू की बूंद टपकती है, आप अगर गौर से देखोगे तो आंसू की बूंद भी वैसी ही होती है, तो आंसू की बूंद जैसा देश भी कहते हैं। इसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, इसे तपोवन द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास में ही है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। तपोवन द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे पूर्व का मोती भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनाया था? तो अमरकंटक का जो कर्ण मंदिर है इसका निर्माण करवाया था लक्ष्मी कर्ण ने। लक्ष्मी कर्ण, बी इसका राइट आंसर होगा। राजा भोज के किस कवि या दरबारी कवि ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो है राजा धनपाल, डी यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजा भोज के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
राजा भोज के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखते हैं, पहला तथ्य लिखा है दोस्तों यहाँ पर, राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने भी पूछा है और एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, बिल्कुल सही है ए। बी की बात करें, राजा भोज ने कलचुरी वंश के गांगे को हराया था, ये भी सही है। तीसरा है, राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का भी उल्लेख किया है, ये भी सही है। राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। राजा भोज का समय था 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक, 55 साल तक राजा भोज ने राज किया है। 1000 से 1055, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1280 के बाद का समय था, 1200 से 1300 के बीच का समय था। तो लगभग 200 साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो डी यहाँ गलत है, तो वही राइट आंसर होगा। बाकी ऊपर दिए हुए तीनों ही फैक्ट सही हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, आप इसमें बने रहें लास्ट तक, आपको बहुत फायदा होने वाला है और नए नए फैक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आला उदल किसके सेनापति थे? आला उदल किसके सेनापति थे? चलिए, तो आप आंसर तक पहुंच ही गए होंगे। जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, यहां लिखा हुआ नहीं है तो याद रखें, चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे आला उदल। लेकिन जब पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आक्रमण किया महोबा में, महोबा बुंदेलखंड में है दोस्तों। महोबा के शासक थे परमार्दी देव, उन्हीं के सेनापति थे आला उदल। वो लड़ते हुए वीरता पूर्वक शहीद हुए। और आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड में वीर रस प्रधान एक लोक गायन है, जो दुनिया का सबसे लंबा लोक गायन है, जिसे हम आल्हा गायन कहते हैं, जिसकी रचना बुंदेली भाषा में जगनिक ने की है। जगनिक, उसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। ये जितनी भी बातें बता रहा हूं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखें, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है, हेलियोडोरस जब आए उस समय विदिशा में, अवंती में, विदिशा इनकी राजधानी थी। और यहाँ जो राजा थे, इनका नाम था भाग भद्र, या इन्हें ही भागमित्र कहा जाता है। तो राइट आंसर है भागमित्र। और यहाँ हेलियोडोरस ने विदिशा में, जिसे विदिशा को बेसनगर कहा जाता था, यहाँ वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ भी, गरुड़ ध्वज भी स्थापित करवाया था। तो याद रखें। और ये जो हेलियोडोरस थे, ये किसके राजदूत थे? तो ये याद रखें दोस्तों, एक शासक थे, यूनानी शासक, जिनका शासन तक्षशिला में था। उस समय वहां के शासक थे एंटीआलकीड्स। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, एंटीआलकीड्स के राजदूत थे हेलियोडोरस। राजदूत मतलब एम्बेसडर। और ये कहाँ आए थे? विदिशा आए थे। उस समय विदिशा का नाम था बेसनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंडप्रद्योत अवंती के राजा थे। अवंती के राजा, इन्हीं के समकालीन शासक थे मगध के, जिनका नाम था बिंबिसार। जब उनको पता चला चंडप्रद्योत को एक रोग हो गया है, उस रोग का नाम पांडु रोग, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, उनको अवंती भेजा और अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मेघ वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो बघेलखंड इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बघेलखंड में मेघ वंश के शासकों का आधिपत्य था। तो याद रखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है, बोधि वंश के प्रमाण जो मिले हैं वो जबलपुर से मिले हैं, याद रखिएगा। नौ साह सांक चरित की रचयिता किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये जो रचना है, ये परिमल के द्वारा की गई है, राजा परिमल इसका राइट आंसर है। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? महिष्मती नगर को है राजा ने बसाया था। तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों हम आपके लिए, याद रखें। इनमें से किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जो सबसे उत्तर में है, यूरोप के सबसे उत्तर में है ये नॉर्वे।
नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो, और ये जो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, यहीं से दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबल पुरस्कार में एकमात्र नोबल शांति का जो नोबल है ये यहीं ओस्लो से दिया जाता है। तो याद रखें नॉर्वे, और ये वो देश है जहां पर सूर्यातप, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्यातप बहुत कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रात की अवधि बढ़ जाती है, और जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो यहाँ पर दिन की अवधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, या मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताएं भाई, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन लाया हमारे यहाँ तंबाकू? पहले भाई भारतीय लोग देखो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते थे, है ना। तो तंबाकू हमारे यहाँ पुर्तगीज आए थे, आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली हमारे देश में आए। हमारे देश में वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा पहली बार आया 1498 में, फिर यहाँ से समुद्री मार्ग की खोज की भारत आने तक, फिर यहाँ से वापस चला गया क्योंकि अरब व्यापारियों ने उनको स्थल से आने नहीं दिया, ठीक है, तो समुद्र से आए। अब जब यहाँ से गया तो फिर पुर्तगाली अपना लाव लश्कर लेकर के आए व्यापार करने के लिए, और बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नर आए। जैसे सबसे पहले अल्मीडा आया, फिर अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क बहुत ही महान पुर्तगाली गवर्नर हुआ है, बहुत लंबे समय तक रहा है। अल्मीडा, अल्बुकर्क, कुन्हा आया, फिर कास्त्रो आया, फिर डिसूज आया। 5 गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर आए हमारे यहाँ, जैसे ब्रिटिश सरकार में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए उसी तरीके से। तो इन्हीं लोगों ने भारत में, पुर्तगालियों ने ही भारत में पहली बार तंबाकू की खेती करवाई, और तंबाकू की खेती करा करके भारतीयों को सिखाया कि भैया ये तंबाकू है, इसकी ऐसी खेती करते हैं, और ये नकदी फसल है, और इसको खा भी सकते हैं, इसमें बेहतरीन नशा मिलता है। तो हमारे यहाँ के लोगों ने उसको खाया भी, और आज हम इतने आदी हो गए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन किसी कंट्री के लोग कर रहे हैं तो वो हमारे भारत के लोग हैं जो सबसे ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं। और तंबाकू ही नहीं खा रहे हैं, तंबाकू से सबसे ज्यादा कैंसर रोगी जो हैं कहीं पर पूरे विश्व में, तो वो भी हमारे भारत में। तो याद रखें ये किसने लेके आया भारत में? पुर्तगीज लोगों ने लेके आया, और भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। अगर हम अंडों की बात करें तो अंडे का उत्पादन भी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है। चिकन का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है। हल्दी का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है। तो दोस्तों याद रखें। अच्छा, पुर्तगालियों ने तंबाकू भी लाए, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस भी लाए हमारे यहाँ, छपाई कारखाने, प्रिंटिंग प्रेस, है ना, तो ये भी पुर्तगालियों की ही देन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इकोनॉमिक ड्रेन, अब ये क्या है भाई इकोनॉमिक ड्रेन? तो सुन लो, इसको मैं बताता हूं। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं धन के निस्पंदन का सिद्धांत, धन का बहिर्गमन भी इसे कहा जाता है। धन का बहिर्गमन मतलब कैसे अंग्रेज हमारे देश से हमारा खजाना लूट करके, पैसे लूट करके ब्रिटेन भेज रहे हैं। इस बात को कैलकुलेट करके बहुत अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ी मात्रा में हमारे यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, बदले में हमको कुछ नहीं मिलता। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहां से नील लेके जा रहे हैं, कपास लेके जा रहे हैं, उसी कपास से जाकर के कपड़ा बना रहे हैं, क्योंकि वहां मशीनें बन चुकी थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो उसका आधार भी हमारा इंडिया था, क्योंकि इंडिया से बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, और हमारे किसानों को बहुत कम दे रहे थे, या नामात्र दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। तो भारत की सोने की चिड़िया को इन्होंने खोखला बना दिया पूरी तरीके से। भारत के जितने पोर्ट थे, जितने बंदरगाह थे, वहां से फ्री में मुक्त व्यापार कर रहे थे, भारत को कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। तो भारत से माल जा रहा था बाहर, कच्चा, हमारे यहाँ कपास जा रहा था, हमारे यहाँ से कपास ले जाकर के वो रेडीमेड कपड़े बना करके भारत के मार्केट में ला करके बेचते थे, और हम उन्हें खरीदते थे। तो इसी से संबंधित ये सिद्धांत दिया कि किस तरीके से भारत को ये चूना लगा रही है ब्रिटिश सरकार। तो इसी को बोला गया इकोनॉमिक ड्रेन प्रिंसिपल, या धन के निस्पंदन का सिद्धांत, या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। और इसे प्रस्तुत करने वाले जो हमारे उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, या इकोनॉमिक ड्रेन प्रिंसिपल प्रस्तुत किया है। तो याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से कपास लेकर जो ब्रिटेन में लोग गए और वहां से उन्होंने कपड़ा बनाया और भारत के लोगों को लाकर के बेचा। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आपने एक शहर का नाम सुना होगा, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसलिए हम भारत का मैनचेस्टर, भारत के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद को कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें महात्मा गांधी की भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बेन किंग्सले, और इन्हें कई सारे ऑस्कर अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो बहुत फेमस फिल्म थी। कई बार ऐसे मिसलेनियस टाइप के विविध प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखें, राइट आंसर है बेन किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये प्रसिद्ध वाक्य किस महापुरुष ने कहे थे? तो मुझे लगता है आपको आंसर तक आप पहुंच ही गए होंगे, और इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। बहुत ही मोटिवेशनल वाक्य है ये, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो आलस्य ना करें, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अडिग रहें, सजग रहें, जिद करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो राजा भोज वो व्यक्तित्व था, राजा भोज एक महान विभूति, परमार वंश के एक महान शासक जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जो विद्या के जानकार थे, जो कला के जानकार थे, जो संगीत के जानकार थे, जो चिकित्सा के जानकार थे, आयुर्वेद चिकित्सा की बात कर रहा हूं मैं, जो स्थापत्य कला के जानकार थे। और ना जाने कितनी किताबें राजा भोज ने लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं दोस्तों राजा भोज ने, जिसमें से यहाँ कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं। विद्या विनोद इन्हीं का ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण ये इन्हीं का ग्रंथ है, युक्ति कल्पत इन्हीं का ग्रंथ है। इसके अलावा राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार भी लिखा है, ठीक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो याद रखें, एक महान शासक, और किसी भी राजा को महान बनाने में उनके जो सहयोगी होते हैं, जो अच्छे सहयोगी होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी भी दोस्तों बहुत अहम भूमिका होती है। आपको मैं एक बात बता दूं राजा भोज के बारे में, जब राजा भोज की डेथ हुई, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा जिसको अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा। अकबरनामा में भी राजा भोज का उल्लेख किया गया है। तो उसने ये लिखा है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वानों की मंडली रहा करती थी, 500 विद्वान रहा करते थे। 500 विद्वान, आप इमेजिन करें, आप सोचें 500 विद्वान क्या होते हैं। और जिसके पास इतने विद्वान होंगे, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसको सलाह भी उतनी अच्छी मिलेगी और वो इतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए बड़े भारत के महान राजपूत शासकों में गिने जाते हैं राजा भोज। जब राजा भोज की डेथ हुई तो लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा, अधधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती, अधधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती, कि अब धारा नगरी विद्या और विद्वान दोनों से मुक्त हो गई। और राजा भोज पर आक्रमण किए थे चालुक्य शासकों ने, और 1055 में उनका सामना करते हुए राजा भोज का देहावसान हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित थे? तो दोस्तों, चंदेल राजाओं ने 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया है, जो छतरपुर जिले में है। और ये मंदिर हैं दोस्तों शैव धर्म से भी संबंधित, जैनियों से संबंधित, वैष्णव से भी संबंधित, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती के महाजनपद के बारे में क्या तथ्य सही नहीं है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अवंती महाजनपद, 16 महाजनपद हुए थे, आपको पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के बाद जनपद महाजनपद बन गए, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी विकसित हुआ। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी इन्हीं के समकालीन थे महाजनपद के। इसी समय अवंती महाजनपद था। तो इसके बारे में बोल रहा है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 48। पहला ऑप्शन क्या है? अनूप, वत्स और अनूपपुर इसके प्रमुख जनपद थे, बिल्कुल सही है।
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। बिंदुसार ने ही अवंती को मिलाया था। मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थी, याद रखें, एक थी अवंती महाजनपद जिसको बिंदुसार ने मगध में मिला लिया, और दूसरी महाजनपद थी चेदी। चेदी को एक शासक था जिसका नाम था महापदम नंद। वो महापदम नंद एक महान शासक था, उसने चेदी जो महाजनपद था उसको जीत करके मगध में मिला लिया था। तो मध्य प्रदेश के दो महाजनपद थे, याद रखें, ये भी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध घोष के ग्रंथ समंत पासादिका में अवंती में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन यहां पर ऑप्शन डी गलत है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। अधिकतर अवंती के शासकों का नामकरण इनकी मां के नाम पर किया गया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहां पितृसत्तात्मक परंपरा थी, पितृसत्तात्मक समाज था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। हम ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। पांडु लेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन ए सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है, रायसेन में। हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के किनारे मंदसौर में, ऑप्शन सी भी राइट है। और मंदाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। मंदाता मतलब बात हो रही है खंडवा जिले की, ये भी सही है, तो बी गलत है। बाकी तीनों ही राइट ऑप्शन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 50, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इब्ने बतूता। भारत में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्ने बतूता, और ये कहां का रहने वाला था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, तो मोरक्को का रहने वाला था। बहुत घुमक्कड़ यात्री था, घूमने फिरने का शौक था, इसलिए इसे अरब का मार्को पोलो भी कहा जाता है। मार्को पोलो इटली का था, जो 12वीं शताब्दी में, 12 से 13वीं शताब्दी में भारत भी आया था, दक्षिण भारत में पांड्य वंश के समय, मार्को पोलो। तो उसी से इसकी तुलना की गई है, इसलिए इसे मार्को भारत अरब का मार्को पोलो कहते हैं इब्ने बतूता को। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था तो इसको चीन का एम्बेसडर बनाकर के इसने भेजा था, और दिल्ली का इसे गाजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये नाम याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम है रहला। तो रहला नामक पुस्तक इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया है, और इससे हमें सल्तनत काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद कर दिया था? मांडू, तो मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद करने वाले जो शासक थे, इनका नाम था होशंग शाह। तो होशंग शाह गौरी यहां राइट आंसर है। अल्प खां किसका वास्तविक नाम था? क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका भी जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, होशंग शाह गौरी का नाम था अल्प खां। बटियागढ़ अभिलेख में किस वंश की हमें जानकारी मिलती है? बटियागढ़ अभिलेख जो हमको दमोह से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है, यह है राइट आंसर है बी, तुगलक वंश की हमको जानकारी मिलती है। अशरफी महल का निर्माण इनके समय पूर्ण हुआ था। अशरफी महल, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम, ये राइट आंसर होगा। किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन खिलजी। राइट आंसर है गयासुद्दीन खिलजी, इन्होंने मादक पदार्थों पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों मीरा कुमार। मीरा कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फैमिली से रिलेटेड है, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, मीरा कुमार। और दूसरी लोकसभा अध्यक्ष महिला बनी थी सुमित्रा महाजन। तो दो महिला स्पीकर हो चुकी हैं भारत में, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक एक धन विधेयक है? तो धन विधेयक का निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। धन विधेयक सरकार के रोजमर्रा के धन से संबंधित कामकाज से संबंधित होता है, योजनाओं से संबंधित होता है। बिना धन के कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए धन विधेयक का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, जिस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पास होता है। धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा उसे अपने पास नहीं रख सकती। 14 दिन से ज्यादा यह अवधि अगर हो जाती है तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था? तो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय
ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और ये बात है 1928 की। वहां पर एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स के द्वारा इन्हें लाठियों से पीटा गया, जिसके बाद ये कुछ समय हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो याद रखिए आप लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। हालांकि ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। भारत का नेपोलियन बल्कि भारत का नेपोलियन नहीं, बल्कि फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था नेपोलियन को। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किसका निर्माण सबसे लंबे समय में हुआ है? तो सबसे लंबे समय में बनने वाला कोई महल था तो वो था ताजमहल। लगभग 20 से 22 साल का समय लग गया था दोस्तों ताजमहल को बनाने में। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, और ईसा खां, ये दो लोग मुख्य थे। और आपने सुना होगा कई सारी किंवदंती कि ताजमहल बनाने वाले के शाहजहां ने हाथ काट दिए थे, पैर काट दिए थे। हाँ, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। हाँ, नकली ताजमहल बनाने का या ताजमहल की नकल की थी एक शासक ने जिसका नाम था औरंगजेब, जिसने औरंगाबाद जिसका भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, तो औरंगाबाद में जो नदी है कोयना नदी के तट पर बनाया था, लेकिन ताजमहल नहीं है, वो ताजमहल की नकल है। तो इसलिए उसको ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उज्जैन में कलियादेह पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कलियादेह पैलेस का जो निर्माण करवाया था वो नासिर शाह ने करवाया था। कलियादेह पैलेस उज्जैन में, दोस्तों याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी पद्मावती स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। तो रानी पद्मावती स्मारक बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो भोपाल में और बना भी दिया गया है, याद रखें। पद्मावती, कमलावती नहीं, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, तो उसे भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 63, गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर शासन के समय आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह है महमूद शाह। तो बहादुर शाह ने महमूद शाह के शासन समय आक्रमण किया था। बायजीद खां किसका वास्तविक नाम था? बायजीद खां बाज बहादुर का वास्तविक नाम था दोस्तों, बाज बहादुर इसका राइट आंसर है, तो इसको भी आप याद रखें। रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सारंगपुर आप याद रखें, यहाँ पर रानी रूपमती की समाधि है। अकबर के नौरत्न में शामिल बिरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिरबल जो थे अकबर के नौरत्नों में शामिल थे और बहुत ही अच्छे सलाहकार माने गए अकबर के। इनका जन्म हुआ था सीधी में। 1928 में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो 1928 में बाबर ने चंदेरी के एक शासक थे जिनका नाम था मेदिनी रॉय, इनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद इनकी दो पुत्रियां थीं, उन दोनों ही बेटियों का विवाह अपने दो पुत्रों से कर दिया जिनका नाम था हुमायूं और कामरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था? तो शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन के किले पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक थे जिनका नाम था चूरणमल, और षड्यंत्र रच के उसने ऐसा किया था और षड्यंत्र पूर्वक राजा चूरणमल की हत्या कर दी शेरशाह सूरी ने। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने भारत में रुपया नामक करेंसी चलाई। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। ये वही शेरशाह सूरी है जिसका मकबरा अष्टकोणी है और जो बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में मंदसौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1935 में जो मंदसौर का युद्ध हुआ था वो दोस्तों हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुआ था, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1964 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था? तो 1964 में अकबर का जो गोंडवाना अभियान था वो रानी दुर्गावती के खिलाफ था और इसके खिलाफ उसने अकबर ने अपने एक सेनापति को भेजा था जिसका नाम था आसफ खां। क्वेश्चन नंबर 71, कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कुश्ती में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो साक्षी मलिक हैं। साक्षी मलिक, अभी आप देख रहे होंगे काफी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, काफी चर्चा में बनी हुई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखें। 72, किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया है। कारगिल में
अपनी जान देने वाले महान वीरों को हमने याद किया, तो 26 जुलाई आप याद रखिएगा। चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगिरी का जो ऐतिहासिक किला है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित गायों में से कौन दूध की अधिकतम प्राप्ति देती है? मतलब गाय की वो कौन सी नस्ल है जिसे सबसे ज्यादा दूध प्राप्त होता है? तो वो है जर्सी गाय। जर्सी दिए हुए ऑप्शन में राइट आंसर है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो 1936 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहां की थी? तो जहांगीर का एक पुत्र था जो दूसरी पत्नी से था, इसने विद्रोह कर दिया था, इसका नाम था खुसरो खां। इसकी हत्या बुरहानपुर के किले में की गई थी। बुरहानपुर का किला, बुरहानपुर पर यहीं पर असीरगढ़ का किला है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था? तो अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर अपना नाम अता अली खां करने वाले कोई और नहीं, अकबर के महान संगीतकार में शामिल तानसेन थे। तो याद रखें, नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज का देहांत हुआ था? तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में मुमताज का देहांत हुआ था। बाद में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज की बॉडी को निकाल करके फिर ताजमहल में ले जा करके शाहजहां के निकट ही दफनाया गया था। मतलब ताजमहल में दफनाया गया, बाद में फिर शाहजहां की डेथ हुई तो वहीं पर। तो शाहजहां और मुमताज दोनों की जो कब्र है वो वहीं पर है, ताजमहल के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आने वाला जो शासक था, जो वायसराय था, उसका नाम था सर टॉमस रो। ये 1615 में आया था सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था, सर टॉमस रो 1615 में। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की? तो जहांगीर के कहने पर जहांगीर के बड़े ही प्रिय मित्र थे बुंदेला शासक, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। इन्होंने अबुल फजल की हत्या की। और कहाँ की दोस्तों, ये भी याद रखें, तो शिवपुरी में किला है नरवर का किला, नरवर की किले में इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था? तो छिंदवाड़ा जिले में किला है जिसका नाम है देवगढ़। तो छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले का नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामगढ़ कर दिया था। हालांकि फिर से इसका नाम परिवर्तित करके देवगढ़ का किला कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, 1996 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहां स्थित है? तो दोस्तों 82 का राइट आंसर है मस्तानी महल जो है वो दुबेला गांव में है, और दुबेला गांव जो है वर्तमान में छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर है राजा मानसिंह। तो मानसिंह तोमर, जिन्होंने ग्वालियर में राज किया। मानसिंह का किला जो है वो ग्वालियर के किले के अंदर है, तो याद रखें, जिन्होंने रानी मृगनयनी की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 84, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार मानसिंह तोमर नहीं है, वृंदालाल वर्मा है दोस्तों, याद रखिएगा, वृंदालाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 85, ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर में जीत महल का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे, इनका नाम था वीर सिंह। तो याद रखें, वीर सिंह देव तोमर वंश के शासक थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो दिए हुए महासागरों में चारों ही बड़े महासागर है। प्रशांत सबसे बड़ा है, फिर हिंद है, प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, और चौथा है आर्कटिक महासागर। एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा आउट करने वाला भारत का रिकॉर्ड किस विकेट कीपर के नाम है? तो सबसे ज्यादा विकेट कीपिंग कर लोगों को स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जिन्होंने 2011 में भारत को आईसीसी में वर्ल्ड कप भी जिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो टाइगर वुड्स एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हुए हैं जिनका संबंध गोल्फ से था। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित शब्द है? दोस्तों स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिली पॉइंट क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है, तो याद रखें। बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं को बाद में भारत का सॉरी बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल, बंगाल के बोला है तो विलियम बेंटिंग थे, बाद में इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
हाल ही में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है मंडला। तो मंडला में इसकी घोषणा की गई है, तो याद रखें दलपत शाह अभ्यारण्य। इनमें से गौड़ शासकों का क्षेत्र नहीं था। 92 का जो राइट आंसर है वो है सबलगढ़। सबलगढ़ मुरैना ये गोंडों का शासन नहीं था। राहतगढ़, चौरागढ़, सिंगौरगढ़ ये सब गोंडों का क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौड़ शासक को पुलस्त्य वंशी कहा जाता है? तो 93 का राइट आंसर है राजा संग्राम शाह। ए यहाँ राइट आंसर होगा राजा संग्राम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर के समय बाजना मठ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों बाजना मठ का निर्माण राजा संग्राम शाह ने करवाया था। ए यहाँ राइट आंसर है। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो रानी जो दुर्गावती थी इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ये चंदेल वंश से संबंधित एक गौड़ शासिका थी। तो याद रखें। मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मंडला के मोती महल का निर्माण राजा हरदेव शाह ने करवाया था दोस्तों। गोंड साहित्य गणेश नृपवर्णन किसकी रचना है? तो 97 का जो राइट आंसर है दोस्तों यह है रूपनाथ झा। रूपनाथ झा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? 98 का राइट आंसर है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। तो याद रखें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैनगंगा, वर्धा और पेंच नदियों के मध्य गौड़ राज्य का विस्तार था, तो वो कौन सा क्षेत्र था बैनगंगा, वर्धा और पेंच नदी के बीच? तो देवगढ़, और देवगढ़ का किला मैं बता चुका हूं, वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गौड़ शासक के शासन काल में सिखों के गुरु नानक देव ने गणराज्य की स्थापना की थी? गणा राज्य की स्थापना की थी। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है अर्जुन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? तो इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों का विवरण दिया हुआ है, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। निम्न स्थानों में से कहां से महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। 2 साल इन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत को जाना समझा, और इनका जो पहला सत्याग्रह था ये बिहार के चंपारण में था। चंपारण, तो पहला सत्याग्रह गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, याद रखें, जो नील की खेती के विरुद्ध था। वह कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया? इंग्लिश चैनल दोस्तों फ्रांस और यूरोप के बीच में है। इंग्लिश चैनल जो तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसिद्ध है, और उसे तैरकर पार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनका नाम था कप्तान मैथ्यू वेब। और अगर पूछ लेता तो पहली महिला भारत की जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया तो उनका नाम है आरती शाह। किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जिस युद्ध में पराजित हुआ था उसका नाम है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू। दोस्तों ऐसे विविध प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तैयार रहें इनके लिए। अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो दोस्तों इस नदी का नाम है रियो ग्रांद्रे नदी। रियो ग्रांद्रे नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। किस गोंड राजा को बदनूर के नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम है दोस्तों खेरला। खेरला जो राजा था इसे बदनूर के नाम से जाना जाता था। आज बैतूल जिले में बदनूर एक छोटा सा गांव भी है, तो आप याद रखें उसका नाम था खेरला। खेरला का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब कराया था? तो मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में करवाया था दोस्तों 1116 ईस्वी में। 1116 ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ कुश के वंशज किसे कहा जाता है? तो लौ कुश के वंशज बुंदेला वंश या बुंदेला शासकों को कहते हैं। तो याद रखें 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओरछा को बसाने का श्रेय एक बुंदेल शासक थे जिसका नाम था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को जाता है। किस शासक ने टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? तो टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ करने वाले जो शासक थे ये थे विक्रमजीत सिंह। तो बी यहाँ राइट आंसर है दोस्तों, विक्रमजीत सिंह, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ओरछा में शीश महल का निर्माण राजा उद्धोत सिंह ने करवाया था। बी इसका राइट आंसर होगा। सतखंडा महल का आकार कैसा है? तो सतखंडा महल का जो आकार है दोस्तों वह है
स्वास्तिक के आकार का ये सतखंडा महल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदौल किस वंश से संबंधित थे? तो हरदौल जो थे वो बुंदेला वंश से संबंधित थे। हरदौलों की मनोती आपने सुनी होगी, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा बुंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 115, अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है नीलकर, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा भारतीय दूसरा नोबेल पुरस्कार जीता था? तो पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 में गीतांजलि के लिए, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और दूसरा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे सी.वी. रमन। याद ही होगा आपको दोस्तों, पता ही होगा आपको। तो सी.वी. रमन। किसका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, जो भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। भारत में प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करने वाले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत में नदी जोड़ो परियोजना शुरू करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2 काम इनके बड़े विशेष उल्लेखनीय है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो दिए हुए ऑप्शन में जो राइट आंसर है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं दोस्तों। हालांकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अपने पद से त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा जो पहला कारखाना लगाया गया था वो 1651 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखें। और ये बनाई गई थी 1917 में। अगर आपसे पहली भारतीय महिला पूछेगा तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्ष बनी थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था, उनका नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में तानसेन किस राजा के संरक्षण में थे? अकबर के दरबार से पहले जो तानसेन थे वो रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे, तो याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? तो इनका नाम है वीर भानु। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, वीर भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराने वाले शासक थे इब्राहिम लोदी। तो ए इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये था औरंगजेब। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो है मल्हार राव होलकर। प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर थे। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसकी रचना की गई थी, राजा मानसिंह थे। गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो गोलकी मठ दोस्तों 64 योगिनी मंदिर को कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो नौखंडा महल का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, राजा कीर्तिपाल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है और ये है शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए एक फाउंटेन है चंदन कटोरा। तो याद रखें। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे, इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों करवाया गया था 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते हुए इसका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए, जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो हमको जापान और विश्व के बहुत सारे देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, कोई अगर हम पर आंख उठा करके देखेगा तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और दूसरा दोस्तों हमने परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 1998 में। निम्न में से सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो एक उपनिषद है दोस्तों सत्यमेव जयते का, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। तो याद रखें आप, यहीं से हमने सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य लिए है।
पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन, ये पुस्तक लिखी है धनंजय ने। तो धनंजय कीर राइटर है। एगमार्क है, एगमार्क गुणवत्ता को मापने के लिए होता है, तो लिखा हुआ है गुणवत्ता हमी मुहर होती है एगमार्क। 1437 में सारंगपुर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई थी राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। ए इसका राइट आंसर है। अकबर के नौरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है? तो मुल्ला दो प्याजा अकबर के नौरत्नों में शामिल था और इसकी जो कब्र है वो हंडिया में है, हंडिया। क्वेश्चन नंबर 138, मियां मल्हार राग का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है मियां मल्हार, मियां की तोड़ी, ठीक है ना, ये सब तानसेन है। राग मल्हार, राग भैरवी, ठीक है, तानसेन ने गाए हैं। और तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास, तो याद रखें इसको, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को अकबर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो ताजमहल जो बनाया गया था वो मांडू में जो होशंगशाह का मकबरा था उसकी तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन मांडू में होशंगशाह का मकबरा ताजमहल के सामने नहीं टिकता है। क्वेश्चन नंबर 140, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी में लगभग 3 कोरों 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी? ये कहा गया है बाबरनामा में, बाबरनामा। और बाबरनामा लिखा है किसने? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है, कुशाभाऊ हॉल ठाकरे, तो याद रखें इसको आप। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था असीरगढ़ के किले को, जो बुरहानपुर जिले में है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब उत्तर में मुगल शासक और सल्तनत काला को जिस भी शासकों ने राज किया है, जब वो दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतने जाते थे तो उनको इस किले को पार करके जाना होता था, इसलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था, जो बहुत ही अभेद्य किला था जिसे आसानी से भेदा नहीं जा सकता था, असीरगढ़ के किले को, जिसे बाद में अकबर के द्वारा 1502 में इस किले पर षड्यंत्र पूर्वक विजय प्राप्त की गई और अकबर ने इस किले के ताले सोने की चाबियों से खुलवाए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखें। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो होलकर वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, इनका नाम है मल्हार राव होलकर। ऑप्शन ए यहां राइट आंसर है। इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहा जाता था यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन, तो याद रखें। निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है? तो दार्शनिक रानी के रूप में जानी जाती थी हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर। तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो होलकर वंश की महान शासिका थी, इन्हें कहा जाता था, जिनकी राजधानी थी महिष्मती। क्वेश्चन नंबर 146, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। शार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इस्लामाबाद, और ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मध्य प्रदेश में आधिकारिक भाषा है, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है दोस्तों हिंदी। हिंदी भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है, हिंदी भाषी स्टेट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चंदन कास्ट के लिए प्रसिद्ध है? चंदन कास्ट मतलब होता है लकड़ी, तो चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन तस्कर, चंदन चोरों का नाम सुना होगा, और अभी हाल ही में एक फिल्म भी आपने देखी होगी, फिल्म का याद तो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है, चंदन चोरी से, लाल रंग का चंदन। तो कर्नाटक पूरे भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक ही करता है चंदन का, दोस्तों याद रखिएगा। बहुत खुशबूदार वनस्पति है ये, किसी घर में अगर चंदन रखा हो तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि चंदन रखा है ना, बहुत खुशबू आती है इसमें, महक चलती है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये चेनाब नदी पर स्थित है, तो याद रखें चेनाब नदी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको आज हमने देखा, और इसी के साथ मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में। साइंस की सीरीज भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैम तनु मैम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगी टॉपिक वाइज, तो आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।